नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत लगे हुए कवि नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद के ऊपर। इसके पहले हमने नागार्जुन की ही कविता कालिदास पर चर्चा की थी। उम्मीद है कि उस वीडियो को आपने देखा होगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नागार्जुन की दूसरी कविता अकाल और उसके बाद के ऊपर हम बात करेंगे और इस कविता का पाठ करेंगे, साथ में इसका मूल्यांकन करेंगे और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से किस तरीके से सवाल इस कविता पर बन सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कविता के प्रकाशन वर्ष को देखते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? सन 1952 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये कविता 2 पदबंधों में बटी हुई है, जिसमें कुल 8 पंक्तियां हैं। आप देख रहे हैं पहला जो पदबंध है, कई दिनों तक शुरुआत हो रही है, हर पंक्ति की शुरुआत हो रही है कई दिनों तक। तो ये पहला पदबंध है। और दूसरा पदबंध है दाने घर के अंदर कई दिनों के बाद। तो शुरुआत इसकी हो रही है कई दिनों तक और इसका अंत हो रहा है दिनों के बाद, कई दिनों के बाद। तो यही दोनों पदबंध हैं। कुल मिलाकर ये जो कविता है बहुत ही छोटी कविता है, 8 पंक्तियों की कविता है और प्रायः ये सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगी होती है और बहुत सारे विद्यार्थी इसको याद भी किए होते हैं। ठीक है, याद भी हो जाती है। इसमें जो लयात्मकता है या फिर जो इसके शब्द हैं वो काफी पाठकों के बीच और छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं और आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है, आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। इस कविता का जब हम मूल्यांकन करते हैं या फिर पाठ करते हैं तो सबसे पहले इसके शीर्षक को हम देखते हैं। जो यहाँ पर इसका शीर्षक दिया गया है अकाल और उसके बाद, यानी कि 2 स्थितियों का चित्रण किया गया है। पहली स्थिति है अकाल के समय की और दूसरी स्थिति अकाल के बाद की है। यानी इन्हीं 2 स्थितियों का चित्रण नागार्जुन ने बड़ी सूक्ष्मता से किया हुआ है। और अकाल सन 1943 के आसपास में बंगाल का अकाल आया हुआ था और इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी अकाल आए हुए थे। तो कवि की नजर उस अकाल के तरफ गई, जो अकाल प्राकृतिक तौर पर तो था, लेकिन कई बार सरकारी नीतियों के कारण ये अकाल तत्कालीन जनता के लिए काफी घातक से हो गए थे। उन्हीं का चित्रण पूरा इस कविता में कवि ने किया हुआ है। इसके पहले जब हम धूमिल पर बात कर रहे थे तो उन्होंने भी अकाल से रिलेटेड एक कविता लिखी हुई थी। और जैसे मैंने इस बात को कही है, जो विद्यार्थी रेगुलर हैं और लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके मन में तुरंत वो कविता आ गई होगी। उस कविता का नाम था अकाल दर्शन। और इसमें धूमिल ने इसके तरफ ये संकेत किया हुआ था कि अकाल कई बार प्राकृतिक होता है और कई बार व्यवस्थाओं के वजह से अकाल को उत्पन्न किया जाता है, उसको उपजाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी फसल को उपजाते हैं, वैसे ही सरकारी नीतियों के कारण जो अकाल समय से खत्म हो जाना चाहिए वो लगातार बरकरार रहता है। तो देख रहे हैं कि आपके सिलेबस में जहां नागार्जुन ने अकाल के बारे में बातचीत की है, वहीं धूमिल ने भी इसी तरीके की कविता लिखी हुई है। पूछा जा सकता है, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में पूछा जा सकता है कि किन किन कवियों ने अकाल को केंद्र में रखते हुए कविताएं की हैं। तो दोनों का नाम आपके मन में आ गया होगा। जब हम नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें नागार्जुन ने किसी विशेष व्यक्ति या मनुष्य की चर्चा नहीं की है, बल्कि परंपरा से हटकर थोड़ा सा इस कविता को अलग करते हुए उन्होंने मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुओं को और जंतुओं को केंद्र में रखा है जो इस कविता को सजीवता प्रदान करते हैं। प्रतीकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कविता को लिखने का प्रयास नागार्जुन ने किया है। जब इस कविता का मैं पाठ करने जा रहा हूं या वाचन करने जा रहा हूं
तो हमारे सामने जो पीढ़ी इस समय मौजूद है, हो सकता है कि बहुत सारे बिंबों को, प्रतीकों को वो भूल चुकी होगी या उसके लिए नए होंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं चूल्हा की, चक्की की, ये चीजें अब धीरे धीरे कम दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले चूल्हा कैसा हुआ करता था, चक्की क्या होती थी। ठीक है, छिपकलियां, चूहे, इन सभी चीजों की चर्चा इसमें की है। साथ में एक कुतिया का भी प्रयोग किया गया है इसमें। तो मैं पाठ करता हूं और पाठ के साथ आप भी अपने मन में इन पंक्तियों को जरूर दोहराइए। निसंदेह तरीके से पाठ के दौरान ही इसके अर्थ खुलने लगेंगे। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो जो पहला पदबंध है वो अकाल से जुड़ा हुआ है, यानी अकाल आया हुआ है जो समय से समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक या सरकारी नीतियों के कारण वो कई दिनों तक चलता रहा। यहां पर जो कई दिन शब्द आए हुए हैं, ये अवधि के तरफ यानी समय के तरफ संकेत कर रहे हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया। यहां पर देखिए आप, मानवीकरण अलंकार है, चूल्हा को रोते हुए दिखाया गया है। यानी चूल्हा का रोने का मतलब है कि जिस घर में अगर कोई आपदा आती है, दुख उत्पन्न होता है, तो वहां पर खाना नहीं बनता है, चूल्हा शांत होता है। तो ऐसे लगता है कि जो किचन है, अगर वर्तमान शब्दावली में मैं बात करूं, तो वो सूना सूना सा लग रहा है। और आप कल्पना कीजिए कि जिस दिन आपके घर में किचन या रसोई घर या चूल्हा सूना सूना सा लगे, उस दिन कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी, यानी कोई विपत्ति वाली स्थिति ही होगी। तो यहां पर क्या है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। चूल्हा जो रो रहा है, मुरझाया हुआ है, और चक्की साथ में क्या है, उदास है। यानी आप देख रहे हैं कि नागार्जुन ने मनुष्य से जुड़ी हुई जो ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को सजीवता प्रदान करती हैं, जिसमें चूल्हा है और चक्की है। चूल्हा और चक्की केवल प्रतीक के तौर पर नहीं है, बल्कि मनुष्य के सजीवता को भी दिखाती है। अगर मनुष्य सजीव है, अच्छे से अपने दिनों को बिता रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके घर में चूल्हा जलता होगा, चक्की किसी न किसी काम में आती होगी, चाहे वो दाल को दरने में आती हो, चाहे गेहूं को पीसने में आती हो। लेकिन यहां पर स्थिति क्या है कि ये दोनों, चूल्हा कई दिनों तक रोया और चक्की भी कई दिनों तक उदास रही। यानी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अकाल के समय में। अब दूसरी पंक्ति देखिए, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। ये उनके शब्द आया हुआ है, यानी उस परिवार के तरफ संकेत कर रहा है जहां पर अकाल पड़ा हुआ है, या फिर उस समाज की तरफ ये शब्द संकेत कर रहा है कि अकाल के दिन में जो कुछ जीव जंतु हैं वो भी प्रभावित हैं। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, यानी कुत्ते और कुतिया आप जानते हैं कि वफादारी के प्रतीक हैं। ये ऐसे जंतु हैं कि ये अवसरवादी नहीं है, बल्कि अपने जो भी स्वामी हैं या फिर मालिक हैं उनके प्रति वफादारी रखते हुए वो भी इस वातावरण के साथ, उनके साथ मौजूद हैं। कई दिनों तक कानी कुतिया, अक्सर हमने समकालीन आलोचकों के बीच में देखा है कि वो कई बार फेसबुक इत्यादि पर इस पंक्ति को लेकर लिखते हैं कि नागार्जुन ने कानी कुतिया क्यों लिखा। अगर वो केवल कुतिया लिखते तो क्या ये कविता वही अर्थ नहीं प्रदान करती। तो इसको लेकर बहस है कि क्या जानबूझकर यहां पर नागार्जुन ने इस शब्द का प्रयोग किया है, या फिर स्वाभाविक रूप से जिस जंतु का उन्होंने प्रयोग किया है वैसी ही वो रही होगी। तो मैं इन विवादों के बीच में नहीं जाऊंगा, बल्कि आप देख रहे हैं कि अकाल का समय खुद विपत्ति से भरा हुआ समय है। तो उसमें यहां पर जो ये जंतु है
कुतिया शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो खुद प्रभावित है अपने मालिक के साथ। कई दिनों तक वो भी बिना भोजन किए हुए उनके पास सोई है, यानी उनके पास है। तीसरी पंक्ति है, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, क्योंकि उस घर में बहुत दिनों से चूल्हा जला ही नहीं है, चक्की का प्रयोग किया ही नहीं गया है, तो जो छिपकलियां ये भी क्या है, भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गश्त लगा रहे हैं। सभी के घरों में छिपकलियां मौजूद होंगी, जितने भी विद्यार्थी या यहाँ पर जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं वो छिपकलियों के आतंक और छिपकलियों को भीत पर रेंगते हुए दिखते होंगे। अभी हाल ही में मैंने अपना कमरा बदला, पुराने जगह से नए जगह पर शिफ्ट किया, तो शुरुआत में जब मैं कमरे को देखने गया था तो वहां पर कोई छिपकली मुझे नहीं दिखाई दी, लेकिन 2-3 दिन के बाद मैं देख रहा हूं कि वहां पर धीरे धीरे छिपकलियों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि उनको ये उम्मीद लग गई है कि यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिलेगा। लेकिन जिस कविता में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर छिपकलियों की भी हालत क्या है, बहुत खराब है। वो गश्त लगा रही हैं, दौड़ भाग कर रही हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। चौथी पंक्ति है, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और यहां तक आप छिपकलियों के बाद चूहों से भी भली भांति परिचित होंगे। हर घर में जहां भी अनाज इत्यादि रखा जाता है, चूहे रेस लगाते रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं। लेकिन आज उनकी हालत क्या है, वो पराजित से महसूस हो रहे हैं, थके हारे से महसूस हो रहे हैं, वो उनकी हालत भी ठीक नहीं है। तो इन चारों पंक्तियों में आपने देखा कि नागार्जुन ने अपने प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से पूरा अकाल का दृश्य ही सामने रख दिया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, और ये अकाल प्राकृतिक के साथ साथ ज्यादातर उपजाया हुआ अकाल है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ मैं बात कर लेता हूं। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि नागार्जुन ने अकाल और उसके बाद नामक कविता में किन किन जंतुओं का प्रयोग किया है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर दूसरी पंक्ति में प्रयोग किया कुतिया शब्द का प्रयोग, ठीक है। तीसरी पंक्ति में देख रहे हैं कि छिपकली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और चौथी में आप देख रहे हैं कि चूहों की हालत बताई गई है। यानी कि पहले पदबंध में आप देख रहे हैं कि कुल 3 जंतुओं की बात की गई, और पहली पंक्ति में चूल्हा और चक्की की बात की गई। तो जंतुओं से अगर सवाल पूछा जाता है, प्रश्न आता है, तो आपको इन्हीं तीनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अकाल के बाद की क्या स्थिति है। जब अकाल कई दिनों के बाद समाप्त होता है तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है कि वो स्थिति पहले से सुखद होगी। जो विपरीत परिस्थितियां चल रही थी अब वो अनुकूल हो जाएंगी। तो कवि किस तरीके से अकाल के बाद के परिदृश्य का चित्रण करते हैं नागार्जुन, वो देखने लायक है। लिखते हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। तो जो आखिरी का पदबंध है यानी दूसरा पदबंध, इसमें एक और जंतु या पक्षी का प्रयोग किया गया है। वो कौन सा है, कौवे का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से अकाल और उसके बाद नामक कविता में कुल 4 जीव जंतुओं का प्रयोग कवि ने किया हुआ है। मनुष्य का जिक्र आप देख रहे हैं कि कहीं पर नहीं हुआ है, तो इसलिए मनुष्य को तो ध्यान में ही नहीं रखना है। प्रश्न ऐसे ही बन सकते हैं क्योंकि एक एक पंक्ति यहां महत्वपूर्ण है। दूसरा जो वातावरण है यहाँ पर कि अकाल समाप्त हो चुका है और उसके बाद की क्या स्थिति है कि दाने आए घर के अंदर। दाने मतलब अनाज, खाद्यान्न घर के अंदर आए कई दिनों के बाद। बहुत जल्दी नहीं आए, बहुत ही इंतजार के बाद आए। और साथ में जब दाने आए तो क्या होगा, चूल्हा जो पहले रो रहा था, चक्की जो पहले उदास थी, अब उनका भी प्रयोग किया जाएगा।
तो वहां पर कवि ने आप सभी श्रोताओं या पाठकों के ऊपर छोड़ दिया है कि अकाल के बाद की स्थिति क्या होगी। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। और जाहिर सी बात है, जब आप देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आज मैं जिस पीढ़ी के सामने इस कविता का पाठ कर रहा हूं, वो पीढ़ी आधुनिक पीढ़ी है, गैस सिलेंडर वाली पीढ़ी है, जिनके सभी लोगों के घर प्राय गैस से या गैस वाले चूल्हे पर खाना बनता है। लेकिन ये जब कविता लिखी गई है तो उस समय मिट्टी का जो चूल्हा हुआ करता था उस पे खाना बनता था, जिसकी आग को जलाने में लोग कई बार आंखों से आंसू छोड़ दिया करते थे। आग जलाना भी एक कला हुआ करती थी। आप अपने दादी नानी या फिर जो थोड़ी पुरानी पीढ़ी है उसे पूछिएगा। अब चीजें धीरे धीरे बहुत बदल गई हैं, इसलिए कविता को भी थोड़ा अलग ढंग से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, धुआं उठा आंगन से ऊपर। जब भी किसी के आंगन, पहले घर बना करते थे तो बीच में आंगन भी होते थे और किचन रूम होता था, रसोई का घर होता था। और जब घर में खाना बनते थे तो तभी अनुमान लगाया जाता था जब वहां से धुआं उठ रहा। धुआं उठने का मतलब है कि घर में कुछ बन रहा है। तो धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, यहां धुआं उठना ये बता रहा है कि अब इस परिवार में या इस घर में खुशहाली है, कुछ बन रहा है। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। और जो परिवार है, पूरा परिवार कई दिनों के बाद खाने को पाता है और उनकी जो प्रसन्नता है, चमक उठी घर भर की आंखें। आंखें यहां पर प्रयुक्त किया है कवि नागार्जुन ने। और आप जानते हैं कि आंखें बहुत कुछ कहती हैं। किसी भी व्यक्ति के सुख और दुख को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी आंखों को देखिए। आंखें कई बार नम होती हैं, आंखें कई बार चमकती हैं, आंखें कई बार झुक जाती, आंखें कई बार खुली की खुली रह जाती। आंखों पर बहुत सारा मुहावरा भी है जब आप देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये नहीं बताया जा रहा है कि चेहरा खिल उठ गया या फिर शरीर फड़फड़ा गई, बल्कि यहां पर कवि ने बड़ी सूक्ष्मता से बताया है कि चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। आंखों से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति किस स्थिति में है, खुश है या फिर नाखुश है। साथ में आप देख रहे हैं कि जब परिवार में खुशहाली आ रही है तो वहां मौजूद जो भी जीव जंतु हैं, यहां पर कौवे का प्रयोग कवि ने किया है। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। मुझे नहीं पता है कि कितने लोगों ने इस दृश्य को देखा हुआ होगा कि कौवे जब अपने पांखें खुजलाते रहे हों तो आप देखे हों। वे कवि की कल्पना है कि अब कौवे को भी इंतजार है, उसको भी ये उम्मीद है कि कुछ खाने को मिलेगा। ऊपर में आपने देखा कि छिपकली परेशान है, चूहे परेशान है, ठीक है, कुतिया, कानी कुतिया परेशान है। लेकिन जब अकाल के बाद सुखद स्थिति आई तो वहां पर इन सब का जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब है कि आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि इन सभी के दिन भी अच्छे आ गए होंगे, वापस आ गए होंगे, इनको भी कुछ खाने पीने को मिला होगा। यहां पर कवि ने एक नए जीव जंतु यानी पक्षी का प्रयोग किया, वो है कौवा। ये भी पांखें खुजला रहा है, मतलब एक तरीके से उम्मीद, आशा बनाए हुए है कि इसको भी कुछ खाने को मिलेगा। तो आपने देखा कि इन 8 पंक्तियों के माध्यम से कवि नागार्जुन अकाल और उसके बाद की स्थिति का बड़ा ही सजीव तरीके से वर्णन किया है, प्रतीकों का प्रयोग किया है और बिंब तो ऐसा आपके सामने उपस्थित किया है कि इस कविता को समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं हुई होगी। और एक कविता छोटी कविता है। अक्सर मैं अपने विद्यार्थियों को बताता हूं कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो इस कविता को जरूर ध्यान में रख के जाएं, क्योंकि याद करने में भी जल्दी से याद हो जाती है और इसको समझने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। तो इस कविता का हमने पाठ किया और एक एक पंक्ति, एक एक शब्द को बतलाने का प्रयास हमने किया है। उम्मीद है कि आप सभी को पूरी कविता समझ में आ गई होगी और एग्जाम में अगर यहाँ से किसी भी तरीके का सवाल आता है तो आपको
बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि अकाल और उसके बाद कविता आपको कैसी लगी, और इसकी व्याख्या और परीक्षाओं से संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको जानकर आपका मनोबल विश्वास बढ़ा कि नहीं। तो कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है, और हमारे विद्यार्थी लगातार कमेंट्स करके इस चैनल के प्रति और हमारे प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। तो लगता है कि हर हालत में उनकी पढ़ाई के लिए यहाँ से जो भी हमें सहयोग देना चाहिए उसको निरंतर प्रदान करते रहना चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लगातार आप सभी से जुड़े हुए हैं, और आप इस चैनल के नाम से एक नोटबुक जरूर बनाइए और पढ़ते जाइए। बाकी जिन भी महत्वपूर्ण चीजों को मैंने बताया है, उम्मीद है कि आप बातों ही बातों में पढ़ते हुए जरूर नोट कर लिए होंगे। तो मिलते हैं नागार्जुन की अगली कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।